आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ थोड़ी बड़ी कहानी है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी इसे ख़त्म कर दूँ। पर कहानी बहुत अच्छी है और आप सुन के बताना आपको कैसी लगी। कुछ दिनों पहले हमारे पड़ोस में एक फंक्शन था, एक शादी थी। उसके लिए कुछ हमारे रिश्तेदार भी आए हुए थे। मेरी बुआ की शादी हुए 20-22 साल हो चुके थे। उनके साथ उनकी एक सहेली भी आई थी जो उन्हीं की उम्र की थी। रात में जब फंक्शन अटेंड करके हम सब घर पे आए तो सब अपने अपने सोने की जगह ढूंढ रहे थे। शादियों में जब लोग आ जाते हैं तो सोने की जगह सबसे पहले देखी जाती है कि कौन कहाँ सोएगा। बातों का सिलसिला चलता रहा रात भर, और रात में जब माहौल बनता है तो भूतों की कहानियों का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सच बताऊं तो जब बातें चल रही थी ना, जब उन्होंने कहानी सुनाई तो 2 पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। कहानी मेरी बुआ की सहेली मुनमुन ने सुनाई थी। तो अब आप कहानी को ऐसे सुनना जैसे मुनमुन सुना रही है। मैं अभी वाराणसी में रहती हूँ और वैसे मैं पटना से हूँ, और पटना से वाराणसी आने का रीज़न मैं अब आपसे शेयर करूँगी। 1986 की बात है, जब मैं स्कूल में थी। हमारा पटना में बड़ा सा घर था, जैसे पुराने ज़माने में लोगों के घर होते हैं। घर के आगे पीछे बगीचा बना हुआ था, बीच में घर था और उसके बीच में आंगन जहाँ चारों तरफ कमरे ही कमरे थे। इसके अलावा एक फ्रंट गेट और एक बैक गेट था। हम बंगाली फैमिली से हैं, सब साथ रहते हैं। बहुत बड़ा परिवार है। जहाँ हम रहते थे वहाँ और भी बड़े बड़े घर थे आसपास। घर के बागीचे में कुछ उगता था तो एक दूसरे से बांट के खाते थे कि कोई कुछ दे देता, कोई कुछ, और ऐसे चलता रहता था। तो एक दिन मेरी दीदी जब वो कॉलेज से वापस आई तो घर के मेन गेट के सामने हरे रंग के बैंगन क्रॉस करके रखे हुए थे। क्रॉस का जैसे निशान होता है ना, वैसे 8 बैंगन थे। तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला होगा तो कोई पड़ोस का वैसे ही रख के चला गया होगा। उसने सारे बैंगन उठाए और अंदर आके स्टोर रूम में रख दिए। ये करीब दिन के 3 बजे की बात है। फिर शाम को 4:30 बजे जब हम घर के बीच में आंगन में बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो तभी मेरी बुआ को दिखा कि कोई स्टोर रूम से बाहर निकल के किचन में घुसा एकदम। ये पहला इंसिडेंट था जो हुआ था उस दिन। अब उस दिन से जो चीज़ें शुरू होनी थी वो हो चुकी थी, और रात के 12 बजे के बाद अक्सर ये चीज़ें ज़्यादा होती थी। बाहर आंगन में ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे कोई कुछ घिस रहा हो। हल्की हवा के साथ ऐसा लगता था जैसे आपके आसपास कोई है। डर वाली फीलिंग आने लगी थी। जब रात को सोते थे तो ऐसा लगता था जैसे पीछे कोई खड़ा है, पर मुड़ के देखते तो वहाँ कोई नहीं होता था। हमारे घर की छत लॉक रहती थी, फिर भी लगता था जैसे छत पे कोई है, कोई घूम रहा है। रात के वक्त ऐसा बहुत ज़्यादा महसूस होता था। हमें लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जब ये चीज़ें चलती गई तो हमने पंडित वगैरह भी बुलाए, उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि ये करो, वो करो, सब किया, पर कुछ असर नहीं होता था। थोड़े टाइम में मेरे चाचा की शादी हुई, और जिससे शादी हुई वो मराठी थी। जब शादी के बाद पहली बार घर आई, चाची काफ़ी अच्छी फैमिली से थी, पढ़ी लिखी भी थी। लेकिन जब से वो घर में आई तब से कुछ अजीब सा बिहेव करने लगी। रात को नाइटी पहनकर घर के बाहर चली जाती थी, मेन गेट के बाहर सड़क तक आ जाती थी, फिर उनको ढूंढ के लाते थे। रात को देर से सोती थी, दिन में दोपहर तक उठती थी। तो चाचा को और घर के बाकी लोगों को भी ऐसा लगा कि नई नई शादी हुई है और ऐसे बिहेव कर रही है। वो हमेशा सबको बताती थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में, हमारे कमरे में कोई तीसरा भी मौजूद है। हमको मालूम होते हुए भी कि वो सही है, हम कह दिया करते थे कि कुछ ऐसा नहीं है, आपको अपने घर की याद आ रही होगी। उन्हें चाय से बिल्कुल नफरत सी थी, कभी नहीं पीती थी चाय, पर यहाँ आके वो एकदम से बहुत ज़्यादा चाय पीने लगी। जबकि ना तो उन्हें चाय बनानी आती थी और पीना तो दूर की बात। तो शादी के बाद उनका अपनी मम्मी के घर जाने का प्लान बनता है, पर उससे पहले
हम सब बच्चों ने प्लान किया कि चाची के घर जाने से पहले ना एक बार लंच पे चलते हैं सारे कहीं बाहर। हम सब बच्चे रेडी हुए और गए उनके साथ लंच पे। उस वक्त वो रील वाले कैमरे होते थे, तो हम अपने साथ कैमरा भी लेके गए थे। हम फोटो खींच रहे थे तो चाची बार बार कह रही थी कि देखना एक भी फोटो नहीं आएगी। हमने कहा कि चाची कैमरा एकदम सही है, आएंगी फोटो, आप देखना। चाचा जी ने कहा कि कल हम जा रहे हैं तो मैं आज ही रील दे के आ जाऊंगा ताकि हमें फोटोज जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो जब गए दुकान पर तो दुकान वाले ने देखा और कहा कि इसमें तो एक भी फोटो नहीं है। हम मुंह लटका के घर वापस आ गए। उस दिन मेरी दादी का जन्मदिन था। शाम को 5 बजे के आसपास हम वापस आ गए थे और उस टाइम मेरी दादी, जो चाची की सास है, और मेरी बुआ आंगन में बैठ के चाय पी रहे थे। सामने 2 कुर्सियां रखी थी, खाट भी थी। हम बैठे बैठे बातें कर रहे थे। चाची आती हैं और दादी के जन्मदिन की बधाई देके उनके साथ बैठ जाती हैं। इतने में चाचा जी आते हैं और सामने वाली कुर्सी पर बैठने ही वाले होते हैं। तो तभी मेरी चाची गुस्से में बोलती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वहां कोई बैठा हुआ है? तुम यहां आके बैठो मेरे पास। चाचा ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। इग्नोर कर वो चाची के साथ बैठ गए। देखते देखते चाची की बॉडी अब गर्म होने लगी, आंखें लाल हो गई, वो हिलने लगी और भागते हुए अपने कमरे में चली गई। दादी ने चाचा को कहा कि जाके देखो क्या हुआ है बहू को। चाचा जाते हैं और चीखते हैं कि जल्दी आओ, सुमन रो रही है। चाची का नाम सुमन था। हमें लगा कि शायद उन्हें अपने घर की याद आ रही होगी। तो मेरी एक कजन सिस्टर थी लक्ष्मी। दादी ने लक्ष्मी को कहा कि तू देख के आ, सब ठीक तो है ना। लक्ष्मी देख के आई और कहने लगी कि चाची बहुत ज्यादा रो रही है, आप भी जल्दी से चलो अंदर। जब सब देखने गए कमरे में तो सुमन चाची सबको घूर के देख रही थी, बड़े अजीब तरीके से। हमारा घर बड़ा था और जगह जगह टेलीफोन लगे हुए थे। बाकी लोगों को भी बुलाया गया कि जल्दी आओ, सुमन बहुत रो रही है, बुला रही है, जल्दी आओ। जब मैं नीचे आई तो सब लोग बातें कर रहे थे कि किसी और की आवाज में बात कर रही है सुमन। फिर मैं गई अंदर तो मुझे देख के ऐसे खुश हो गई जैसे पता नहीं कितने टाइम बाद देखा हो। वो किसी को कुछ बोल नहीं रही थी, बस घूर रही थी। इतने में उनके ससुर जी आए, मतलब चाची के ससुर जी। उन्हें देख के वो मुस्कुरा उठी, जैसे ना जाने कितने समय बाद देखा है। उन्हें बुलाया और अपने पास बिठाया। उस वक्त उनकी आवाज भी बदल चुकी थी। उन्होंने एक बच्चे की तरह उन्हें दुलारा, पुचकारा। उन्होंने कहा कि अभी इस घर से कोई नहीं जाएगा, अभी बहुत बारिश होगी और सब यहीं रहेंगे। मुझे ये सारी बातें पता करनी थी तो मैं लक्ष्मी को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। कमरे वहां कुछ इस तरीके से बने हुए थे कि अगर आप एक कमरे में घुसते हैं तो दूसरे में आराम से निकल सकते हैं। मैं उसे नीचे के रूम में लेके गई, जो मेरी दादी का रूम था, किसी जमाने में हुआ करता था। वो कमरा उनके गुजर जाने के बाद से लॉक पड़ा था। उस कमरे के बाहर खड़े होकर मैं पूछ रही थी, लक्ष्मी क्या हुआ है, मुझे सारी बातें बता। जब वो मुझे बता रही थी तभी अचानक से क्या देखा कि मेरी चाची भागते हुए हमारे पास आ रही है। हमें रियलाइज हुआ कि हम दरवाजे के सामने खड़े हैं। जिस तरह वो देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, वो बड़ा भयानक सा था। उन्होंने हमारी तरफ देखा गुस्से में और वो लॉक अपने हाथों के जोर से खोल दिया। वो जल्दी से जाके सामने एक पलंग पे बैठ गई। तब हमें पता लगा कि इनके ऊपर हमारी परदादी आई हैं और घर में जो कुछ भी हो रहा है वो दादी ही कर रही हैं। वो जाके अपनी कुर्सी पर बैठ गई, वहां रखे सामान को देख रही थी। उन्हें याद था कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ था। ये सब चीजें तो हो ही रही थी। थोड़े टाइम में मेरे चाचा और उनके साथ कोई और भी वो किसी दरगाह को ढूंढने निकल गए जो ये सब निकालते हैं। थोड़ी देर में उन्होंने घर पे फोन किया कि दरगाह मिल गई है, तुम सुमन को लेके जल्दी से आ जाओ। अब ये जिम्मेदारी मेरे पापा की थी। पापा ने काली कमीज पहनी हुई थी तो उन्हें कहा कि काली कमीज पहन के मत जाओ। तो पापा ने कहा ठीक है, मैं ऊपर जाके कपड़े चेंज करके आता हूं, तब तक तुम सुमन को गाड़ी में बैठा दो। हम उन्हें बाहर लेके जा रहे थे
वो आराम से हमारे साथ चल रही थी, बहुत प्यार से। पर जैसे ही गेट के पास पहुंचे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि हम उन्हें घर से बाहर निकाल रहे हैं। तब उन्होंने अपना रूप बदला। वो हमसे हिलाई तक नहीं गई। 6-7 लोगों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाया और गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा दिया। बैठते ही उन्होंने अपने दोनों पैर ऊपर कर लिए और झुककर घर को देख रही थी। तब तक पापा भी आ गए और पापा के साथ सुमन चाची की सास भी गई थी। पापा ने बताया जब तक हम घर के बाहर पूरी तरह से नहीं निकले थे तब तक वो घर को देख रही थी, और जैसे ही घर के बाहर निकले वो बेहोश हो गई। यहाँ घर पे बैठे हम लोग बातें कर रहे थे कि दादी ही थी जो सुमन चाची पर आई थी। अब बात आती है दरगाह की। जैसे ही दरगाह पहुंचे उसने अपनी आंखें खोली, उतरी गाड़ी से, और जैसे ही दरगाह को देखा वो वापस से बेहोश हो गई। आसपास जो लोग थे वो कह रहे थे कि ऐसे ही नाटक कर रही है, उठा के ले जाओ, ऐसे नहीं मानेगी ये। उसे उठा के लेके गए, वहां जाके बैठाया तो फिर से बेहोश। अब जब ये सब हो रहा था हम सब घर पे थे। घर पे अचानक से लाइट चली गई और मेन दरवाजा और पीछे का दरवाजा एक धड़ाम की आवाज के साथ खुल गए। उस वक्त मैंने देखा कि मेन दरवाजे की तरफ से 2 आंखें नजर आई, सिर्फ 2 आंखें। हम जितने भी वहां बैठे थे वो आंखें सबकी तरफ आई और पलक झपकते ही पीछे के दरवाजे से गायब हो गई। कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी घर फोन आया कि सुमन ठीक है, अब हम सब घर पे वापस आ रहे हैं। सबने चैन की सांस ली कि अब सब ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद दरगाह वालों को घर पे बुलाया गया और बाद में जो सब करवाते हैं वो करवाया। पर उस दिन के बाद से जो चीजें रात को होती थी वो दिन में भी होने लगी और चीजें बढ़ गई। हमेशा लगता था जैसे हमारे साथ में कोई है, हम जहां जा रहे हैं कोई है जो हमें फॉलो कर रहा है। दोपहर में 3 बजे के आसपास बाहर दरवाजे को कोई बजाता था। हमें पता है कि बाहर कोई नहीं है, पर यह दरवाजा खुद कैसे बज रहा है। दिन में कभी भी कोई हमें परेशान करने के लिए पंखा ऑन कर देता था, उसका स्विच बंद है। हम ये सब देख रहे हैं, हम ठंड में कांप रहे हैं, पर पंखा चल रहा है वो भी खुद ब खुद। ये सब बहुत बढ़ चुका था। हमने डिसाइड किया कि सब साथ में एक साथ हॉल में सोएंगे, कोई भी अकेला नहीं सोएगा। जब हम वहां सो रहे थे तो मेरे साथ मेरी दीदी भी थी, जिसे वो बैंगन मिले थे और उसने स्टोर रूम में जाके रख दिए थे। वो कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ रही थी और उसमें गीता, कुरान, बाइबल ये सब पढ़ना पड़ता है। अगले दिन उसका एग्ज़ाम था और वो हॉल में हमारे साथ ही बैठ के एक छोटे से टेबल पर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ते पढ़ते उसे ऐसा लगा कि टेबल के सामने कोई खड़ा है। तो तभी उसने देखा कि एक आदमी है जिसका पहनावा थोड़ा किसी और धर्म जाति का लग रहा था। वो आदमी गले तक नजर आ रहा था पर ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो दीदी ने भी उसकी तरफ देखकर बोल दिया कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पास गीता है। तो उस आदमी ने गीता को उठाया और गायब कर दिया। कहा कि ले, तेरी गीता कहाँ है अब। इस बात से दीदी बहुत ज्यादा घबरा गई। मम्मी को बोल रही थी कि मुझे बचा लो। ये सब कई दिनों तक चला। मैं जब एक बार स्कूल से आ रही थी, मैं और मेरी कज़न हम दोनों सेम स्कूल में थे। 2:30 बजे के आसपास हम आए और उस दिन 3 बजे के आसपास घर पर कोई नहीं था। पड़ोस वाले घर में कोई पूजा चल रही थी, सारे वहां गए हुए थे। मैंने अपनी कज़न को कहा कि तुझे पता है ना घर में क्या चल रहा है, चल बाहर बागीचे में उनका इंतजार करते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम मेरी बात कर रहे हो क्या? और वो सुन के मैं हिल तक नहीं पाई। मेरी कज़न मुझे खींच के बाहर लेके गई। तो ये एक वाकया मेरे साथ भी हुआ था और आए दिन ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता था। ये बातें घर से बाहर भी कुछ लोगों को पता चल चुकी थी। तो एक दिन किसी सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि मुझे आपके घर आना है, मुझे घर देखना है। हमने कहा कि ठीक है, आप आइए, अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो वो भी बताइए। वो आए घर पर। 1-1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक उन्होंने घर को अच्छे से देखा।
तो सब कुछ देख दाख के उन्होंने कहा कि मैं इस दिन आऊँगा और पूजा करूँगा। यह है सामान की लिस्ट, पहले से ला के रखना। पूजा का दिन आया और सामान सारा रखा हुआ था। बस एक किस्म के फूल थे जो हमारे बागीचे में थे। सोचा कि उसी दिन तोड़ लेंगे, और वो हम भूल गए। शाम के 6:30 बजे के आसपास मैं और मेरी कज़न साथ में आए। मैंने उसको कहा कि फटाफट तोड़, वापस भी जाना है। वो मुझसे अच्छे से बात कर रही है, और भागते भागते हम बगीचे से वापस आए। मैंने कहा ये तो रही, पर वहां कोई नहीं था। अभी तो हम दोनों साथ में ही थे। मैंने और मेरी बुआ ने उस पेड़ की तरफ देखा जहां से फूल तोड़ रहे थे, तो मेरी बहन वहीं बेहोश पड़ी हुई थी। जो पूजा करने आए थे वो इसे देख के, ये चीजें देख के बहुत गुस्सा हो गए कि आपने इन्हें अकेले कैसे जाने दिया। आपको पता है वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार डालेगा। पूजा शुरू की और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई बच्चा नहीं रुकेगा। सबको ऊपर के कमरे में भेज दिया। तो पूजा में जो हुआ उसके बाद मैंने मम्मी से सुना कि उन्होंने पूजा करते वक्त अपने हाथ का थोड़ा सा मांस का टुकड़ा निकाल के अग्नि में डाला था, और उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि ये जिसने भी किया है ना, वो रोकने आएगा, लेकिन उसे घर के अंदर मत आने देना। और ऐसा ही हुआ। हमारे 2 घर छोड़ के एक बूढ़ी अम्मा थी। वो आई घर पे कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, पर हमने उसको अंदर नहीं आने दिया। हमारे घर के बाहर एक बादाम का पेड़ भी था। जो पूजा कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये पेड़ सूख जाएगा, और जब सूख जाएगा तो इसे काट के नदी में बहा देना। पूजा जब पूरी हुई तो घर के आगे पीछे वाले दोनों दरवाजे एकदम से खुल गए, और जो आदमी दिखता था वो सामने से भागता हुआ पीछे के दरवाजे से निकल गया। उस वक्त जो वहां मौजूद था सबने उस नज़ारे को देखा। पूजा के बाद उन्होंने कहा कि पेड़ 1 हफ्ते में पूरा सूख जाएगा। जैसे ही सूखता है उसके फौरन बाद जड़ से काट के नदी में बहा देना इसे। उसके बाद से घर में चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हुई, और उसके बाद से हमने वो जगह छोड़ दी, और जॉइंट फैमिली अब बिखर गई। कोई कहीं चला गया तो कोई कहीं चला गया। ये एंडिंग थी इस कहानी की। पर एक बार पीछे मुड़ के देखना, कहीं कोई है तो नहीं।